कन्नौज सीट से नामांकन भर अखिलेश यादव ने सारी अगर मगर को फुल स्टॉप दे दिया, विराम लगा दिया, खत्म कर दिया। अखिलेश के आने से कन्नौज का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक तो इसे इंडिया बनाम पाकिस्तान की जंग करार दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 48 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने खुद ही ताल ठोकने का फैसला कर लिया और मैदान में उतर गए। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे पहले भी कई सीटों से उम्मीदवार बदल चुकी है, लेकिन कन्नौज सीट पर अखिलेश के उतरने से सुब्रत पाठक ने इसे इंडिया बनाम पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है। क्या अखिलेश के आने से सुब्रत पाठक को हार का डर लग रहा है? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लड़ने से ये मुकाबला इंडिया बनाम नेपाल का था, यानी उन्हें अपनी एकतरफा जीत का भरोसा था। अब अखिलेश के आ जाने से यहां मुकाबला क्या कांटे का हो गया है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी डिबेट। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने आज का सवाल रख देता हूं। क्या चुनाव में तुष्टीकरण करना, धार्मिक बयानबाजी करना, इंडिया पाकिस्तान करना पार्टियों की, नेताओं की मजबूरी हो जाती है? क्या सांसद सुब्रत पाठक को विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है? और क्या अखिलेश को कन्नौज सीट पर हार का डर था, इसलिए खुद वो मैदान में उतर गए हैं? इन सवालों पर डिबेट, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं। फितूर हो गया उनके दिमाग, वोल्ट ढीला हो गया उनके दिमाग। नाना करते हुए आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज से पर्चा दाखिल कर ही दिया, लेकिन अखिलेश के नामांकन भरते ही यहां का सियासी पारा भी चढ़ गया। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने पर बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक ने इस मुकाबले को भारत बनाम पाकिस्तान बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेज प्रताप यादव लड़ते तो मैच इंडिया बनाम नेपाल जैसा हो जाता, लेकिन अखिलेश यादव के आने से मुकाबला हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो गया है और जीतना भारत को ही है। तो हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी। अखिलेश पर निशाना साधते हुए सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी है। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी समाप्त कर दी गई, उसी राह पर अखिलेश हैं। अखिलेश दंगाइयों को संरक्षण देते थे। विशेष समुदाय के माफियाओं के घर जाना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक मुख्तार मरा है और ना जाने कितने मुख्तार निकलेंगे। ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? सुब्रत पाठक के बयान पर अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि मैं पहली बॉल पर ही छक्का मारूंगा। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। किस सीट से कौन उम्मीदवार उतरेगा, ये सभी राजनीतिक दल इंटरनल सर्वे और सियासी माहौल के हिसाब से तय करती हैं। लेकिन चुनाव में असल मुद्दों से हटकर हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना सही नहीं है। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें दोनों नेताओं पर धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर बयान देने का आरोप लगा है और उस पर जवाब मांगा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक ने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहा दिया था। इस बार समाजवादी पार्टी ने पहले तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया, लेकिन कन्नौज में पार्टी के अंदर निराशा का माहौल था, जिसके बाद अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल किया और खुद चुनावी अखाड़े में उतर गए, जिससे कन्नौज में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सुब्रत पाठक कन्नौज से वर्तमान सांसद हैं। उन्हें इस चुनाव में मुद्दों की बात करनी चाहिए, न कि उस पाकिस्तान की बात करनी चाहिए जो आतंक की राह पर चलते चलते आज एक एक रोटी के लिए मोहताज है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता एआईएमआईएम, प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत करूं संजय जी आपसे, क्योंकि अब संजय जी हालांकि अभी तक जुड़े नहीं है, लेकिन हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, ये
हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हर चुनाव में आ ही जाती है, गाहे बगाए इधर से उधर से कहीं से ना कहीं से सुनने को मिल जाती है। और सुब्रत पाठक जी का बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि पहले मुकाबला भारत बनाम नेपाल था, अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान हो गया है और पाकिस्तान की हारता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बयान का क्या संदर्भ हो सकता है? हालांकि आप बीजेपी से नहीं, आप अलायंस में हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, हमको और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि शुरुआत किसने की। शुरुआत कांग्रेस ने की अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या कहा? कांग्रेस ने कहा कि हम देश के हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करने के बाद उसका बंटवारा करने का काम करेंगे। उसको आप देखिए, इनके सैम पित्रोदा जो इनके एक वरिष्ठ नेता हैं, जो ओवरसीज के जिनको इन्होंने अध्यक्ष बना रखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब यूएस के अंदर इनहेरिटेंस टैक्स है। इनहेरिटेंस टैक्स में आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में बोल बोल के इन लोगों ने देश की जनता को ये समझ रखा है कि हमारे देश की जो भाषा है, जो एक कोर भाषा है, वो तो हिंदी है। तो इसलिए इनको ये लगता है कि जब हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो देश की जनता को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ये अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं संत राम गंगाराम पित्रोदा क्या कहते हैं। अब संत राम गंगाराम पित्रोदा आपको भी सुनकर थोड़ा सा अचंभा हुआ होगा कि ये किसकी मैं बात कर रहा हूं। ये उन्हीं सैम पित्रोदा की बात कर रहा हूं जो अपने माँ बाप का रखा हुआ नाम को उन्होंने संत राम गंगाराम से छोटा करके उसको सैम बना लिया। वो कहते हैं कि इनहेरिटेंट टैक्स है जो कि 55% है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपके परिवार में आपके बड़े जब जाएंगे, जाना सबको है कहीं ना कहीं, ये तो प्रकृति का नियम है कि हर व्यक्ति की मृत्यु होनी है। जब मृत्यु होगी तो जो आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी मिलती है उसमें 55% सरकार ले लेगी। मतलब मैं आपको सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं, अगर आपके पास 2 कमरे का मकान है तो अब आप सोचिए बंटवारा कैसे होगा। मतलब देश के अंदर कितनी बुरी स्थिति लाना चाहते हैं कि 2 कमरे के मकान में 55% हिस्सेदारी सरकार की हो गई, बची 45%। अगर आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं आपके, तो 2 बेटों में आपका वो बंटवारा हो जाएगा। एक कमरे में भी थोड़ा सा हिस्सा जो सरकार में चला गया, उसके बाद उसका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है रोहित जी, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत कर का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। ये मुद्दा पब्लिक के लिए अपीलिंग भी हो सकता है, आप लोग इसे और जोर शोर से उठा रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई चुनाव में? हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना पाकिस्तान की एंट्री कैसी हुई। पाकिस्तान की एंट्री ऐसे होती है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का काम करती है। आतंकवादी कौन है? जो पाकिस्तान से पोषित लोग हैं, हाँ। जो हिंदुस्तान में आके आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं ये पुनः चाहते हैं कि देश की सेना जो आज सुरक्षित है, जो पहले शहीद हुआ करती थी, हम हर दूसरे तीसरे दिन सुना करते थे हमारे देश के बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद हो गए। आज आपसे कितने समय हो गए विवेक जी पढ़े हुए कि हमारे देश के बॉर्डर पे सैनिक शहीद हुआ? एक लंबा समय हो गया ना। आज जो त्योहार होते हैं, उस त्योहारों में आप, मुझे लगता है सुरक्षित तौर पे जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर वाले पूछते नहीं होंगे कि त्योहार पे मत जाओ। वरना 2014 से पहले घर वाले कहते थे 26 जनवरी है, दिवाली है, ईद है, ट्रैवल मत करो, ट्रैवल करने से बचो। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी, मतलब आप लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जैसा माहौल बन जाएगा अगर ये लोग जीत कर आ गए तो, जैसा माहौल कि दिवाली मनानी मुश्किल हो जाएगी, रामनवमी मनानी मुश्किल हो जाएगी, दुर्गा पूजा मनाना मुश्किल हो जाएगा, जैसे बंगाल में मुश्किल है, कर्नाटक में मुश्किल है, कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, ये कह रहे हैं आप, मोटा मोटी आरोप आपका ये है। जी जी, प्रेम कुमार जी आपका क्या जवाब है इस पर? मैं उसके बाद दीपक भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी। विवेक जी, जो भी बातें हो रही हैं, अभी रोहित जी भी बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया गठबंधन आ रहा है जीत करके, इन लोगों ने मान लिया है। जब आपको 400 पार आ ही रहा है तो फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा बोलने का क्या मतलब है? आप अपने मुद्दे पर चुनाव लड़िए। तो ये जो फर्क आया है ना, कि वो उनको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो इस बात से ही लग रहा है कि चुनाव रोचक हो गया है। नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब क्या विरासत में मिलने वाली संपत्ति ले लेंगे, जो आरक्षण का कैटेगरी है उसमें मुसलमानों को इनबिल्ड कर देंगे, जैसे कर्नाटक में किया। पश्चिम बंगाल की तरह दुर्गा पूजा में रैली नहीं कर सकते, रामनवमी में रैली नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगा सकते, एक दिन मुहर्रम और एक दिन दुर्गा पूजा पड़ गया तो उसमें से एक दुर्गा पूजा को रोक दिया जाएगा क्योंकि मुहर्रम भी इसी दिन पड़ना है। क्या इस तरह की स्थिति बन जाएगी जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं? और देखिए यही इस पूरे चुनाव में हो रहा है। नहीं, बात निकली थी न्याय पत्र 2024 से। प्रेम कुमार जी, मुझे बोलने में इतनी तकलीफ होती है,
पता आप लोग इसको इस पर जवाब भी देते हैं, हम लोग रोज इस पर बात कर रहे हैं। बात निकली थी न्याय पत्र 2024 से और मोदी की गारंटी से, और आज की तारीख में यह चुनाव मुस्लिम अपीजमेंट, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ चुका है और इसके अलावा कहीं नहीं जा रहा। प्रेम कुमार जी, देखिए आप शालिल जी, आपकी बातों में बहुत सारी बातें आई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता है। देश के और किस इलाके में दुर्गा पूजा बनता है? पश्चिम बंगाल में ही तो सबसे ज्यादा बनता है। दुनिया में, इंडिया में कहीं भी उससे ज्यादा पंडाल नहीं बनते। विसर्जन की बात होती है, विसर्जन 3 दिन 2 दिन हमारे यहाँ होता है। वो उस बीच अगर कभी मुहर्रम होता है तो स्थानीय प्रशासन को अधिकार होता है आगे पीछे करने का, कोई गैर संवैधानिक काम तो होता नहीं है। तो इसको इस तरीके से बोलना, भाई ममता बनर्जी की सरकार क्या हिंदू विरोधी है? हिंदू वोट नहीं देते कि इस तरीके से बोल दिया जाए कि मैं थोड़ी ना कह रहा हूं दुर्गा पूजा होने नहीं दिया जाता। ये एलिगेशन आप ही ने बोला है, तब रोहित अग्रवाल कह रहे हैं बात। तो ये आपने प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते आप, 5 लोग आएंगे आपको पीट कर चले जाएंगे। बोलिए मेरी बात है, मैंने किसी मंच से जाकर किसी रैली में कहा। प्रेम कुमार जी सुनिए ना जी, आपने सारी बातों को जोड़ करके एक साथ रखा ना, बिल्कुल। तो सारी बातों का अलग अलग जवाब दिया जाए जी। ये हम कह रहे हैं। अब जैसे कर्नाटक में बात रखी है आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण वोटा, आप उसकी भी समीक्षा कर लीजिए। वो आरक्षण HD देवगौड़ा के ने लाया है ना, और वो ऐसा कर लीजिए कि हिंदुस्तान में न कोई जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है, न धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकता है। नहीं तो कर्नाटक में हुआ ना, कर्नाटक में कैसे संभव हुआ फिर धर्म के आधार पर, जिस पर राष्ट्रीय आरक्षण आयोग ने भी ऐतराज जताया? कैसे हुआ? बोलने दीजिए। मैं स्पष्ट बता रहा हूं ना, इस देश में न कोई जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है, न धर्म के आधार पर दे सकता है, कोई नहीं है। आज हमारे यहाँ समूह बने हुए हैं, उन समूह SC समूह, ST समूह, OBC समूह, उसी तरीके से वहां भी उसमें 2B कैटेगरी बनी थी, उसमें कुछ जातियों को आरक्षण जो दिया गया, और वो आरक्षण HD देवगौड़ा के समय में दिया गया, वो मुसलमानों से इस्लाम धर्म से संबंध रखती है। अब HD देवगौड़ा ने जब दिया, उसके बाद से बीजेपी के साथ भी वो है। बीजेपी ने कितनी सरकारें चलाई हैं भाई, क्यों कभी विरोध नहीं किया? आप इलेक्शन के टाइम में आप बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये जो 4% वाला आरक्षण, कर्नाटक वाला आरक्षण था प्रेम कुमार जी, बताएंगे उसमें से कम करके 2% लिंगायत और 2% वोकल को दिया तो गया था, वो भी तो SC ST OBC से आते हैं। अब उसको वापस से लाने की बात की भाई 4% मुसलमान को 2% दिया गया था, बोलना ही तो गलत है ना। ये बात बोलना ही गलत है कि मुसलमान को 2% दिया गया। 4% जो 2+2 है ये, और ये बात मैनिफेस्टो में भी थी, कर्नाटक इलेक्शन के पहले जो मैनिफेस्टो आया था। मैं तो ये बात कह रहा हूं, 2 बातें हैं। एक तो मुसलमान बोलना गलत है तकनीकी आधार पर, क्योंकि जाति के समूह को दिया जाता है। दूसरा है कि अगर ये हुआ, मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन है, तो बीजेपी की न जाने कितनी सरकारें इस बीच में रही, कभी आया एक भी ऑब्जेक्शन? कभी कोर्ट में गई बीजेपी की गलत है? नहीं। और जेडीयू तो उनके साथ खड़ी है, जेडीयू उनके नेता और वो दोनों मिल करके इसको इंडोर्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। आप कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से इन मुद्दों को हवा दी जा रही है। दीपक रंजन जी के पास, उसके बाद फिर MIM के प्रवक्ता रंगरेज जी के पास आ रहा हूं। दीपक रंजन जी, बीजेपी कह रही है कि भाई कन्नौज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रेम कुमार जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ, मैंने 2 मुद्दे छुए, आपने कई मुद्दे उठाए थे, लेकिन ठीक है, वक्त कम होता है, आप दूसरे मेहमानों के पास जाएं, मैं फिर बाद में बोलूं। ठीक है दीपक जी, बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव माफियाओं के घर जाते हैं, सिर्फ अपीजमेंट के लिए, आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेते हैं अपीजमेंट के लिए, और अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कन्नौज का मुकाबला है, वहां बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये मुकाबला पहले हिंदुस्तान बनाम नेपाल जैसा लग रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला हो गया है। देखिए विवेक जी, कन्नौज के सम्मानित सांसद जो है श्री सुब्रत पाठक जी का यह बयान हताशा और निराशा से जो है पूरी तरीके से इनको दर्शाता किस तरीके से हताश और निराश हो गए हैं। ये अभी चुनाव के हिंदुस्तान पाकिस्तान पे लेकर के आए। अरे वहां की देवतुल्य जनता ने इनको जिता करके इनको सदन का मुंह दिखाने का काम किया। ये किसको पाकिस्तानी कह रहे हैं? ये क्या वहां की सम्मानित जनता को पाकिस्तानी कहने का काम कर रहे हैं? अगर इनको पाकिस्तान से लड़ना ही है तो चले जाए पाकिस्तान, हम लोग भी इनके साथ चलेंगे, जाए वहां पे संसदीय का चुनाव लड़ लें।
हम लोग भी इनका साथ देने का काम करेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं। 10 साल में देखिए, पिछले 5 साल से जो है यहाँ पे वो सांसद हैं और सुब्रत पाठक जी, और 10 साल से इनकी हिंदुस्तान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, और 7 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी हमारे काबिल दोस्त भाई रोहित अग्रवाल जी इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे थे। इनहेरिटेंस टैक्स पे जब कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि ये उनका निजी बयान है, और सैम प्रतोदा जी ने भी कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं, ना ही मैनिफेस्टो से कोई इसका लेना देना नहीं, ना ही ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके की ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके की विवेक जी ये लोग बातें कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक आएगी या इंडिया की गठबंधन की जब सरकार बन जाएगी, इसको मतलब देखिए कहीं ना कहीं लोग ने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं अपने भाई, अपने मित्र रोहित अग्रवाल जी को, इनहेरिटेंस टैक्स जो है, विरासत टैक्स जो है वो कर रहा है हिंदुस्तान में, लग रहा है ना ऐसी कोई बात है। वो चूंकि शिकागो में बैठे थे, वहां पर उन्होंने बात कही, लेकिन आप खुद ही देखिए जो सांसद जो है, गालिबाज सांसद, उनकी आप 5 साल का अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए तो किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने गालियां देने का काम किया। पाल समाज को उन्होंने गाली दी, उन्होंने लोधी समाज से कहा कि कोई फ्री में तुमने हमको वोट थोड़ी ना दे दिया, तुमने पैसा लेकर के हमसे वोट दिया है। तो जनता इन सारी चीजों का आकलन करेगी और इसी आधार पे विवेक जी वोट देने जा रही है। और ये इनके फ्रस्ट्रेशन और डिस्परेशन को दर्शा रहा है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेट और डेस्परेट है, क्योंकि हार इनको सामने दिख रही है। ठीक है, आदरणीय सुब्रत पाठक जी को अभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। जी आ रहा हूं दीपक जी। संजय जी क्या मजबूरी है? विवेक जी, जैसे अभी मैं सुन रहा सुब्रत पाठक जी का जो वक्तव्य है कि ये मुकाबला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जो मुकाबला पाकिस्तानी चुनाव में, बताइए ना। अरे आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए पाकिस्तानी, मैं जानना चाह रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर कौन पाकिस्तानी जो वोट भी कर रहा है, जो ईवीएम मशीन तक भी जा रहा है, जो पोलिंग बूथ पर भी जा रहा है, जिसको चुनाव आयोग ने इलेक्शन में वोटर आईडी कार्ड भी दिया हुआ है। सर यहाँ पे जनता की बात हो रही, जनता की बात नहीं हो रही है, यहाँ विचारधारा की बात हो रही है। जिसके विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मिलती हो, यानी समाजवादी पार्टी, उसको पाकिस्तान कहा गया। कन्नौज की जनता किसी पाकिस्तानी नहीं बना। कन्नौज की जनता इस देश की जनता, सम्मानित जनता है। और तो जनता ने अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पाकिस्तानी विचारधारा। अच्छा ये बताइए, जिस व्यक्ति की विचारधारा है, उस पार्टी की विचारधारा जो आतंकवादियों के साथ हो, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए झगड़ा कोशिश कर रही हो, आतंकवादियों को पैरवी कर रही हो, उसमें हाई कोर्ट का आके हस्तक्षेप करना पड़ा है, तो उस विचारधारा को क्या कहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, उस पार्टी का अलायंस उस पार्टी से है जिसकी विचारधारा जिन्ना की विचारधारा से मिलती है। वो बोलता हम तो भैया क्या कहते हैं उसको, पर्सनल लॉ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम जो माइनॉरिटीज है उनको और वजीफा दे करके विदेश भेजेंगे। माइनॉरिटीज में मतलब मुस्लिम्स नहीं, सिर्फ मुस्लिम समाज से बात की जा रही है। तो ऐसी विचारधारा की पार्टी को ही पाकिस्तान की विचारधारा कहा जाता है, जिन्ना की विचारधारा कहा जाता है। जो पॉइंट नंबर देखिए, जो इनका मैनिफेस्टो है तकरीबन 48 पेज का, 344 पॉइंट्स है। उसमें पैराग्राफ जो 3 है उसके अंदर जो 6, 7, 8 पॉइंट है, बोलेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा। पूरे के पूरे विचारधारा 1939 के जिन्ना की विचारधारा से। तो आप जब उस विचारधारा को लेके चलते हैं तो उसका मुहावरा बन जाता है। मुहावरे में विवेक जी और कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई। क्या चोर चोर मौसेरे भाई होते? नहीं होते, कहावत है। तो वैसे ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, जिसके विचारधाराओं की, एक पाकिस्तानी की विचारधारा यानी जिन्ना की विचारधारा, और एक हिंदुस्तान जो प्रिय हिंदुस्तान की विचारधारा हो, हिंदुत्व की विचारधारा रखता हो, इस संस्कृति की विचारधारा रखता हो, इस समाज की विचारधारा। दीपक रंजन जी से जवाब लूंगा, लेकिन मेहरुद्दीन जी और सैयद जवाद हमारे साथ बचे हुए हैं, उनसे जल्दी जल्दी रिमार्क्स लेते हैं। मेहरुद्दीन जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर बार बार क्यों? जब सर्व समावेशी समाज में हर किसी को आगे ले जाने के लिए सरकार न सिर्फ प्रतिबद्ध है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। संविधान ये अधिकार हर नागरिक को देता है कि वो अपने मूल अधिकारों की बात कर पाए, और बात न्याय पत्र से होकर, मोदी गारंटी से होकर हिंदू मुसलमानों तक क्यों आ जाती है? देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री एक सभा में जो है ऐसे बोलते हैं जैसे कोई देश का हिटलर बोल रहा हो, देश का तानाशाह बोल रहा हो, और जो खुद ही मंच से हिंदू मुसलमान करता हो, मुसलमानों को घुसपैठिया बताता हो, 20 करोड़ मुसलमानों को इस देश में घुसपैठिया बताता हो, तो आप देखिए हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? हिंदू मुसलमान कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? और बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है करंट जाए। तो ये बातें भाजपा को सूट करती है, और वो समाज में विभाजन करने के लिए और हिंदू भाइयों को डराकर तुष्टीकरण की जो राजनीति करती है, तो भाजपा को ये सूट आता है हिंदू मुसलमान, और तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही हिंदू मुसलमान। जब योगी जी जब वहां पर यात्रा निकलती है
कावड़ यात्रा, तो फूलों से हेलीकॉप्टर से फूल डाले जाते हैं, तो किसी मुसलमान ने तो ऐतराज नहीं करा। मगर जब मुसलमानों की कोई नमाज पढ़ लेता है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, या कोई अपराध कर देता है, तो उसको सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। ये भी तो कह रहे हैं कि तो भाई ये कर्नाटक में दिखाता है हनुमान कि कौन चालीसा नहीं पढ़ने देते तुष्टिकरण हैं, कर रहा है। बंगाल में रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने देते हैं। आपके नेता कहते हैं कि मस्जिदें छीनी जा रही हैं, जबकि सब कुछ जो कुछ भी इस देश में हुआ अदालती प्रक्रिया के तौर पर हुआ। फिर कहते हैं कि भाई मुसलमानों को जीने नहीं दिया जा रहा है। ये भी तो अपीजमेंट है ना अंग्रेज जी, अगर इतनी ये उन भी लोगों ये को भी अपीजमेंट है। सुन तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मोदी जी को 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, तो वो अपना जवाब क्यों नहीं बताते कि जब आज तक वहां पर जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा, तो उसका कसूरवार कौन है, केंद्र में किसकी सरकार है। तो इसका मतलब तो यह है कि वही बात हो गई जो मैं कह रहा था, वही आप अपने मुंह से कह रहे हो, सच बता रहे हो कि कैसे कहना, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। 15% मुसलमानों से 100% हिंदू भाइयों को डराकर राजनीति हो रही है और उनका वोट लिया जा रहा है। ठीक है, जानबूझकर उनको डराया जाता है, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे तो आपके नेता भी तो ययही करते हैं सर, कि तुम्हारी मस्जिदें छीन लेंगे, तुमको जीने नहीं देंगे, अभी भी संभल जाओ, अभी वक्त है, जाग जाओ, उठ जाओ, मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक लगा लो, देर से सोना बंद कर दो। ये क्या है, ये जाग जाओ उठ जाओ, ये इस तरह की बातें भी तो अपीजमेंट है। आप वाइस वर्सा देखिए, आप दोनों तरफ की बात कीजिए, बराबर इक्वल बातें सामने आएंगी। मैं कह रहा हूं हर नेता इसी ट्रैक पर, हर पार्टी इसी ट्रैक पर क्यों है, इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। ठीक है रंगरेज जी, आपके पास वापस लौटूंगा, सैयद जवाद से इसी सवाल का जवाब चाहूंगा। जवाद भाई बताइए। जी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर हो जाना। देखिए क्या है, मैं सोच ही रहा था, और 2-3 दिन पहले जब आप किया था तो मैंने कहा बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान की भी एंट्री होगी, और अभी जो है वो बाबर की भी एंट्री भी होगी, और उसके बाद जिन्ना की भी एंट्री होगी। जैसे चुनाव आते तो खबर फाड़ करके ऐसे मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी ले आ रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि देश का चुनाव हो रहा है और साहब एक तरफ इंडिया अलायंस है जो मोहब्बत की बात कर रहा है, और साहब को तो मोहब्बत से ही डर लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मोहब्बत से डर लगता है। और सच्ची अगर कोई पाकिस्तानी प्रेमी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और मैं उसको 4 नजीर आपको पेश करता हूं जी। अभी देखिए, बगैर क्लियरेंस लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच जाते हैं, कभी मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं, शॉल लेकर के जाते हैं, उनके हाथ में हाथ डाल करके, गले मिल करके, झप्पी पा करके आते हैं। और हैरत की बात यह होती है, जिन्होंने जिन्ना की तारीफ करी, जिन्ना की मजार पर जा करके चादर पेश करी और उनकी तारीफें करी। सैयद जवाद संजय जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज, एक स्क्रीन पर बोलिए सैयद जवाद। हाँ, और हैरत की बात यह होती है, जब अपने देश के अंदर पठानकोट होता है, हमसे मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अपने देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को यहां बुलाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब पूर्व प्रधानमंत्री जी के देखें के अंदर जाते हैं, नवाज शरीफ की सरकार चलाते हैं, करगिल हमको मिलता है, हमारे जवान, उसके बाद परवेज मुशर्रफ को यहां बुला करके गड़बड़ा करते हैं। यह है इनका पाकिस्तान प्रेम। आज तक 2 अल्फाज नहीं बोले लगे। सच्चा पाकिस्तान प्रेम जो है वो भारतीय जनता, और आज भी बैकडोर बात होती है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आप कह रहे हैं बैकडोर पाकिस्तान से बातचीत होती है कि अभी जो है नहीं होती है क्या? नहीं अब आप कह रहे हो, आपके पास फैक्ट होगा, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, आपको जानकारी होगी, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कल को हो सकता है एनआईए आपको फोन करके पूछे कि भाई आपके पास जानकारी कहां से है, तो मैं पार्टी थोड़ी बनूंगा, मैं तो बोलूंगा सैयद जवाद बोल रहे थे, इनके पास जानकारी है, हमने उनके बयान से अपने आप को अलग कर लिया। जी सुनिए तो, इनके पास सुनिए तो, हाँ सुनिए, तालिबान की सरकार जो मौजूदा इस वक्त है, अभी एंट्री हो चुकी है क्योंकि योगी जी ने बोल दिया। तालिबान की जो मौजूदा सरकार अफगानिस्तान में है, आप जरा गाड़ी रोक लीजिए, आपका कनेक्शन आ जा रहा है या थोड़ा सा नेटवर्क ढीला पड़ रहा है सैयद जवाद जी। विवेक भाई जी विवेक भाई, हैरत की बात यह है कि इतने ध्रुवीकरण वाले बयान दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चुनाव आयोग क्या कर रहा है जी? चुनाव आयोग ने नोटिस तो दिया है सैयद जवाद,
चुनाव आयोग ने आज बीजेपी को भी नोटिस पकड़ा है, कांग्रेस पार्टी को भी नोटिस पकड़ा है। चुनाव आयोग देखिए बहुत मेहनत करता है। चुनाव आयोग पे इस तरह से आप लोग सवाल उठाएंगे और खुदा ना खास्ता आप लोग अगर चुनाव जीत गए तो फिर क्या कहेंगे, चुनाव आयोग बहुत बढ़िया। चलिए मैं उस डिबेट पर अभी नहीं आता हूँ। बस आप बहुत मैं संजय राणा जी से आपके आरोपों का जवाब लेता हूं। छोटी सी बात देखिए, छोटी सी बात कर देते हैं। अब 10 सेकंड मांग रहे हैं, 10 सेकंड में पूरा कर लिया। 20 सेकंड ले लो भाई, त्राहिमाम मत मचाओ। अब बोलिए विवेक भाई। इस वक्त जनता जो है वो खुद मैदान में खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? जब जो है इन्होंने कहा था कि हमने जो है आतंकवाद की कमर तोड़ दी, अग्निवीर के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं कि हम बहुत अच्छी जो है लेकर के स्कीम आए हैं। ट्रिपल का जो कृषि कानून बिल लेकर के आए थे किसानों के। अरे भाई साहब, इंडिया गठबंधन का भी तो अपना मैनिफेस्टो है सिटी के नाम पर क्यों नहीं वोट मांग रहे? मैं यही तो कह रहा हूं। मेरा पहला सवाल, अगर आपने शायद सुना होता, मेरा पहला सवाल यही था। न्याय पत्र 2024 और मोदी की गारंटी से आगे बढ़कर ये चुनाव हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान पर आ गया। संजय राणा आपको जवाब देना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन आई। अरे भैया आपके पास पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन तो आएगी। मणिशंकर अय्यर आप ही के पार्टी के हैं और आपको पता है कि आपके संबंध कितने अच्छे हैं, मधुर संबंध। अरे भाई साहब आपके बीच में बोला नहीं, शांत हो जाओ। मनीष सुब्रमण्यम स्वामी तो तुम्हारा एजेंट है यार, शांत हो जाओ। सुनो देखिए, अभी चर्चा कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब भाई रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी पे होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, डेवलपमेंट पे। ठीक है, सही जवाब देखिए करके शांत हो जाओ। मालूम है 30 सीट भी नहीं आ रही, बौखलाहट बहुत है। राहुल गांधी 3 दिन से गायब हो गए थे, शायद वापस फ्रेश होके आ गए होंगे। चलिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, अरे सुन लो सर, सुन लो, आंकड़े लेके बैठो ना, अभी लगो बौखलाने। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे जो भैया बता रहे हैं, इनके 10 साल में 1,57,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, अभी 44,000 करोड़ रुपए हो गया। हमारे एयरपोर्ट 70 थे, 140 हो गए हैं। आप देख लीजिए जीडीपी का स्तर कहां से कहां पहुंच चुका है। हाँ आप ये देख लीजिए कि भैया हमारी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच। अरे सर सुन लो, और डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट पे इनके आप पूरा मैनिफेस्टो बीजेपी का उठा के देख लीजिए, वो 5 सूत्री कार्यक्रम और 20 साल का प्रोग्राम लेके चल रहा है। और इनका मैनिफेस्टो विवेक भाई उठा के देख लो, सिर्फ मुसलमानों के लिए हम 1 लाख रुपए फ्री देंगे, टकाटक। अरे मान्यवर, अगर टकाटक आता आपको पता है 1 लाख, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि कैलकुलेशन अगर मैं करूं ना तो मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इकोनॉमी पता नहीं है, जैसा राहुल गांधी वैसे आप एक एक करके सही जवाब एक करके सही जवाब। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए, प्रेम कुमार जी के बाद रोहित अग्रवाल जी के पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए, संजय राणा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जिनके नेता ने बोला टक करके 1 लाख रुपए दे देंगे। अब ये नहीं पता है 47 करोड़ जो महिलाएं हैं उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए चाहिए। हमारी इकोनॉमी है 45 लाख करोड़ की, कहां से लाएंगे? टक बोलने से नहीं होता, जिससे व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता, इस तरह की चर्चा करता है। क्या ये संजय जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं, क्या फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव, जो फर्स्ट फेज का वोटिंग हुआ 7% कम मतदान हुआ पिछले मतदान के, अगर हम कंपैरिजन में देखें तो क्या पहला फेज का मतदान ठंडा रहा? उसके बाद इस चुनाव में गर्मी फूंकने के लिए, मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, वोटर्स, अपने वोटर्स को, जिस पार्टी के जो वोटर्स हैं उस वोट बैंक को उत्साहित करने के लिए इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जा रही हो, जातीय जनगणना की बात की जा रही हो, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, SC SC OBC और मुसलमानों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, हनुमान चालीसा, इस तरह का जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं पॉइंट पर आपको लाना चाह रहा हूं, मैं इस पर सवाल जानना चाह रहा हूं, क्या दोनों तरफ से ये घबराहट है कि कम पोलिंग का नतीजा ये हो सकता है कि कहीं जो मौजूदा सरकार उसके फेवर में पोलिंग हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा वोट में करंट नहीं है, या इधर से घबराहट यह है कि कम पोलिंग से नुकसान हो सकता है इसलिए पोलिंग बढ़ाया जाए, या इस तरह के बयान दिए जाए कंट्रोवर्शियल? देखिए प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है एकदम स्पष्ट उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष पार्टियों का, ये एनडीए अलायंस का एजेंडा क्या है, वो एजेंडे को उजागर कर रहे हैं। क्या एजेंडा में? अरे भाई सिंपल लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों की पर्सनल लॉ को इंटैक्ट करेंगे, उसको और पावरफुल बनाएंगे, हम उनको वजीफा देंगे, हम उनके एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हम उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। ये बताइए 3 तलाक खत्म करने की बात लिखी हुई क्या? नहीं 3 तलाक खत्म करने की बात तो, अरे भाई नहीं 3 तलाक दोबारा वापस लाने, बिल्कुल वापस ले आएंगे। बहुत
बहुत सी चीजें हैं जो उस पे भैया 344 पॉइंट 48 पेज का इनका मैनिफेस्टो है। मैं तो पढ़ के बताने को तैयार हूं कि 1939 में इनके जिन्ना के मैनिफेस्टो में क्या था, सेम मैनिफेस्टो है। ये बताइए, आप जनगणना कराइए, कोई बुराई नहीं है, जाति जनगणना कराइए, कोई बुराई नहीं है। आप जनगणना कराएंगे, फिर पता करेंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, उसके बाद जो बिजनेसमैन है उसका जनगणना कराएंगे, उनके पास कितनी संपत्ति है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करेंगे? वैसे ही बोल रहे हैं कि मेरा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, जबकि अगर आप 61 का देखेंगे 30% मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ा। अगर 61 के बाद 71 आता है उसमें 30% बढ़ा, उसके बाद 80 बनाता है 30%, हर बार 30% बढ़ता है। सिर्फ 2011 में इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 24%, 30 सेकंड में 24%। हिंदुओं का कभी भी 20% से ऊपर नहीं गया। अगर आप बोलते हो कि आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर गई है, तो भैया लोग, आपकी पॉपुलेशन किससे बढ़ रही है? कहीं ना कहीं बांग्लादेशी या रोहिंग्या आ रहे हैं जिसको आप बता रहे हो। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं तो हमारे संसाधन पे वो कैसे खाएंगे? ये बात प्रधानमंत्री करना चाहते थे और जनता को बताना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। सैयद जवाद, एक सेकंड रुक जाइए, आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा प्लीज। देखिए, ऐसे एनर्जी लॉस होगा, आवाज आ नहीं पाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। मेहरुद्दीन रंगरेज भी बहुत रफ्तार में कहीं जा रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, सवाल ये है, एक तरफ आप लोग बहुसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि जो SC ST OBC हैं उनका हक छीनकर मुसलमानों को देने की कोशिश की जा रही है। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने बयान में किया है, मैं खुद अपने कोई जमा खाते से बोल नहीं रहा हूं। तो क्या वाकई कोई एजेंडा ऐसा है कि जिससे आपका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट हो जाए, ST SC OBC के साथ साथ उसमें मुसलमान भी जुड़ जाए, जिस समीकरण की बात बहुत पहले से जो है यूपीए और कांग्रेस पार्टी भी करती रही है? विवेक जी, मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं जी कि ये जो नए मुद्दे दूसरे चरण में उठाए गए जी, ये मुद्दे पहले चरण में क्यों नहीं याद आए प्रधानमंत्री जी को? प्रधानमंत्री जी को पहले चरण में याद ही नहीं आया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इन्होंने पढ़ा ही नहीं। 10 दिन बाद इनको लगा कि अल्पसंख्यक के बारे में, मुसलमान के बारे में ऐसा लिखा वैसा लिखा। पहले चरण में जो मुद्दा नहीं बना, मुद्दा इनके पास है नहीं। बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? कोई आज के दिन में सवाल पूछे, क्या राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रही है? आपको जवाब मिलेगा नहीं। दूसरे पेज में तो राम मंदिर का नाम ही नहीं ले रहे हैं कोई। भाई कोई UCC पर चुनाव लड़ रहा है क्या? नाम ही नहीं है। अब ये जो एजेंडा नया सेट हुआ, इनहेरिटेंस हो, कर्नाटक में मुसलमान को आरक्षण दे दिया, ये सब एक तो सफेद झूठ है, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? लेकिन ये चाहते हैं इसी पर बात करें। ये क्या सच है क्या झूठ है, इस पर विपक्ष बात करने को तैयार नहीं है। वो महंगाई बेरोजगारी पर बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि बीजेपी ये मुद्दा जो अभी इस दूसरे पेज में उठा रही है, पहले पेज में उनको था ही नहीं याद। उनको न मंगलसूत्र याद था और न आपको मुसलमानों को आरक्षण देने की बात याद थी। जो कर्नाटक वाली बात है, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि ये HD देवगौड़ा के समय में 2B कैटेगरी में कुछ जातियों को शामिल करके, वो जाति इस्लाम धर्म को मानने वाली थी, वो व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस चीज को बीजेपी की सरकार ने कभी चैलेंज नहीं किया। कई सरकारें आई उसके बाद से, 96 के बाद से, और आज तक कभी चैलेंज नहीं किया। आज चुनाव के समय में याद आता है। इसका मतलब इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान करना है और कोई इनका इरादा नहीं है। अगर ईमानदारी होती तो इसको पहले इन्होंने चैलेंज किया होता, मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार रहते हुए इसको हटाया होता, कोर्ट गए होते, कुछ नहीं किया इन्होंने। इसका मतलब इनके पास मुद्दा नहीं है। दूसरे पेज में केवल हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान कर रहे हैं। और उसके जिन्ना की बात कर रहे हैं। जिन्ना का अगर एकमात्र समर्थक इस देश में कोई हुआ है तो वो लाल कृष्ण आडवाणी है, जो जा करके वहां बाजार पर गए थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? माना था कि जिन्ना सेकुलर थे, ये तो आपने कहा था कि सेकुलर है। ये तो आपने बीजेपी की बात बता दी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग से क्या मतलब हुआ? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए या फिर इंडिया अलायंस क्या करना चाह रही है? ST SC OBC प्लस मुसलमान वर्सेस इंडिया अलायंस वर्सेस मेजॉरिटी। इंडिया अलायंस ने कोई नए मुद्दे क्या इस तरह से नफरती मुद्दे खड़े किए क्या? सर मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, इस पर मैं सवाल पूछ तो रहा हूं प्रेम कुमार जी। SC ST OBC प्लस मुसलमान वर्सेस मेजॉरिटी, पूरा मूल्यांकन कर रहा हूं ना। मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैं पूरा मूल्यांकन। इंडिया अलायंस ने कोई ऐसा मुद्दा नया लाया जो पहले पेज में नहीं था, दूसरे में आ गया? ऐसा नहीं किया। वो अगला बनाम पिछड़ा तो किया ही जा रहा है ना। ये भी तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। अगला बनाम पिछड़ा तो खुलकर हो रहा है। आपके कौन से ऐसे नेता जो खुलकर नहीं कह रहे हैं? पिछड़ा बोले,
आरक्षण अगड़ा और पिछड़ा की बात नहीं होती है। अगर आप इसको बोलते भी हैं तो ये दूसरे फेज में पैदा किया हुआ मुद्दा नहीं है, ये पहले से है। ये मुद्दा पहले से है, लेकिन ये भी तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है ना सर। हिंदू मुसलमान सबका साथ सबका विकास की बात क्यों नहीं हो सकती? सबको एक साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं हो सकती? अगड़ा बनाम पिछड़ा क्यों बार बार कहा जा रहा है? क्यों कास्ट सेंसस की बात की जा रही है? 1931 से कास्ट सेंसस की बात की जा रही है। 1931 में कास्ट सेंसस भी हुआ था, उसके डेटा को रिलीज नहीं किया गया। कुछ बात रही होगी तभी नहीं किया गया। और कास्ट सेंसस कौन कराता था? अंग्रेजों की प्राइम पॉलिसी हुआ करती थी, कास्ट सेंसस कराओ। मैं तो खुलकर कहता हूं, मुझे कहने में कोई ऐतराज ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव इस समय फ्रजाइल मोड में है तो इसके लिए दोनों तरफ से लोग जिम्मेदार हैं। रोहित जी कुछ कहना चाह रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं उसका जवाब लेने के लिए। रोहित जी कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद दीपक जी से जवाब एक से रुकिएगा। रोहित जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं रोहित अग्रवाल जी। देखिए विवेक जी, मैं दो चार चीजें पॉइंट बोलना चाहता हूं बड़े मतलब आदर के साथ। जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो कृपया करके ये बताएं कि राहुल गांधी जी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्या वो भाषा ठीक है? परंतु अगर वही भाषा का प्रयोग हम करेंगे तो इनको दिक्कत होगी। दूसरी बात ये, हम किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे या जनता से अपने वार्तालाप कैसे करेंगे, अपने जनता के साथ संवाद कैसे करेंगे, तो हमारा निर्णय है ना, या वो राहुल गांधी जी का निर्णय होगा कि साहब अब एनडीए गठबंधन इन मुद्दों पे ही बात करेगा, इसके अलावा नहीं बात करेगा। भाई आप बात करिए ना, आपके पास भी तो ओपन मंच है ना। भाई आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी रैली अनाउंस करते हैं बागपत में, परंतु वो कहते हैं हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा है इसलिए हम वहां जाएंगे नहीं। आप वहां जाने से डर जाते हैं, ये हमारी गलती है। वहीं पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर जाता है, वहीं पे माननीय जयंत चौधरी जी का हेलीकॉप्टर उतर जाता है, पर अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता है। ये भीड़ ना आने का डर ही तो है, और क्या है। अखिलेश यादव जी थक हार के कन्नौज से आज पर्चा भरते हैं। कल क्या करते हैं, परसों जो है इन्होंने अपने भाई तेज कुमार जी का नाम घोषित कर दिया। अब फिर भाई साहब 10 घंटे के अंदर आ गया कि साहब अखिलेश यादव जी पर्चा भरेंगे। भाई साहब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं ना कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अमेठी राहुल गांधी को डरा रही है, रायबरेली कांग्रेस को डरा रही है, कन्नौज अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी को डरा रहा है। भाई साहब ये हमारी गलती है, आपको जनता वोट नहीं दे रही है, हमारी गलती है। आप मुझे ये बताइए, आज आप शहादत के नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं हमारे परिवार ने शहादत दी है। बिल्कुल दी है आपके परिवार ने शहादत, और सम्मान है आपके परिवार का, सम्मान है राजीव गांधी का, सम्मान है इंदिरा गांधी का। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हम आपको देश सौंप दें और आप देश ना चला पाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके परिवार ने अगर देश के लिए शहादत दी है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको भी देश सौंप दें, उसके बाद आने वाले समय में रेहान वाड्रा को देश सौंप दें, और आने वाले समय में अब तो जीजा जी भी कह रहे हैं अमेठी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनको देश सौंप दें। वो कहेंगे मेरे ससुर जी ने शहादत दी थी। तो भाई साहब अब शहादत के नाम पे भी आप देश मांगोगे क्या? आप मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे हो तो हमारी गलती है। आप मुझे बताइए शुरुआत किसने की? उदयनिधि स्टालिन किसके साथ है? ममता बनर्जी को कौन कहता है? आप मुद्दों की बात करें रोहित जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप मुद्दों की बात करें। 10 सेकंड दीजिए, मैं बात करता हूं। मैनिफेस्टो में कौन लेके आया सर्वे वाली बात? राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि हम नहीं, आप मेरे सवाल का रोहित जी जवाब दीजिए। किसके नेता हैं? घुसपैठिया किस तरह का मुद्दा है? ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग किस तरह का मुद्दा है? हनुमान चालीसा मुद्दा है, रामनवमी मुद्दा है। ये सब तो मैनिफेस्टो में ही नहीं था। मैनिफेस्टो में अगर घुसपैठिया मुद्दा है तो सीए, एनआरसी और यूसीसी की बात होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होनी चाहिए, उसमें डेडलाइन मेंशन होनी चाहिए कि इस तारीख तक 2029 तक या 2034 तक हम इसको लागू कर देंगे पूरे देश में। अच्छा, आप गठबंधन करोगे समाजवादी पार्टी के साथ, आप कहोगे हम परिवार का हिस्सा हो गए समाजवादी पार्टी के साथ, और उसके बाद अलग अलग मैनिफेस्टो निकालोगे। भाई साहब मैं जनता को नहीं समझाऊंगा, अंग्रेजी में बयान दोगे, मैं अपनी जनता को सरल भाषा में नहीं समझाऊंगा। इनहेरिटेंट टैक्स क्या होता है ये तो मैं तय करूंगा ना, मैं अपनी जनता के साथ कैसे संवाद करूंगा। मैं अपने कामों को अपनी जनता को समझाऊंगा ना कि मैंने क्या काम किया है। तो इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? अब आप तय करेंगे क्या कि मैं अगर अपने काम गिनवा रहा हूं जनता को कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, आज हमने अगर 5 करोड़ लोगों को आवास दिया, हमने 14 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, जिसको वही तो सवाल है रोहित भाई कि फिर हिंदू मुसलमान क्यों है? आजादी के 75 साल फिर हिंदू मुसलमान क्यों है? यही तो सवाल है। स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करनी पड़ रही है, तो भाई साहब इसके जिम्मेदार तो आप ही हो ना। जी ठीक है, हम तो नहीं है इसके जिम्मेदार। ठीक है, दीपक रंजन जी बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि देश के अंदर स्किल इंडिया होना चाहिए। हम तो बात कर रहे हैं कि देश। दीपक रंजन जी की बात से जवाब आपके पास आ रहा हूँ। दीपक रंजन जी इसका जवाब इनकी बात तो आप कर रहे हो। ठीक है रोहित भाई, मैं वापस लौट रहा हूँ। दीपक रंजन जी सहज जवाब को स्क्रीन पर लेकर आइए, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूँ।
दीपक रंजन जी, देखिए विवेक जी, बड़ा अच्छा लगा, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोहित भाई इंडिया ब्लॉक को लेकर के कितने हैरान परेशान है, इतनी चिंता कर रहे हैं। ये अपने सारे वक्तव्य में इन्होंने किसने कहाँ उतारा, 2 दिन पहले कौन था, कितनी भीड़ थी, किसका हेलीकॉप्टर उतरा, किसका नहीं उतरा। अरे साहब अपना ध्यान दो ना, सहारनपुर में मंच पे आपको जगह क्यों नहीं मिली, बागपत में आपको मंच पे जगह क्यों नहीं मिली, बागपत में तो आपका प्रत्याशी है, कैराना में आपको जगह क्यों नहीं मिली। तो छोड़िए हमारी चिंता करना, 2 सीटें मिली हैं, आप उसकी 2 सीटें मिली हैं, 2 सीटें मिली है, उसकी चिंता कर लीजिए। 2 सीटें मिली है उसकी हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। अरे भाई मैं तो योगी जी के साथ मंच पे हैं, अमित शाह जी के साथ मंच पे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात नहीं करते। ठीक है रोहित भाई सुन लेते हैं, मंच सज जाएगा, हम तो बात करते हैं ठीक है रोहित भाई सुन लेते हैं दीपक रंजन क्या कह रहे हैं। रोहित जी सुन लेते हैं, दीपक रंजन और सैयद जवाद को स्क्रीन पर लेकर आइए। रोहित भाई सुन लेते हैं, दीपक रंजन जी, सैयद जवाद जल्दी से। दीपक रंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए विवेक जी, मेरे 2-3 सवाल जो है आदरणीय संजय राणा जी से है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई शायद आया नहीं, या आपने बुलाया नहीं, या वो आना नहीं चाहते थे, जो भी बात रही हो। लेकिन मेरी संजय राणा जी से 2-3 सवालों के रोहित जी एक सेकंड रुक जाइए, दीपक रंजन और सैयद जवाद को एक स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज, पीसीआर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। हाँ दीपक रंजन जी बोलिए। जो सवाल किए थे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सिद्धे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के कब्र पे क्या करने गए, मैं अपनी जानकारी ले पूछना चाहता हूं। जो जेईएम का जो प्रमुख था मसूद अजहर, उसको किस सरकार ने छोड़ने का काम किया था, ये बात कहां से कहां लेकर के चले आए। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या 85 करोड़ जो लोगों को ये राशन मुफ्त बांट रहे, उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को राशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो चुनाव देखिए, हम चुनाव लड़ नहीं रहे विवेक जी, हम चुनाव में प्रक्रिया में हम भागीदार हैं, हम भाग ले रहे हैं। हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों से, हम लड़ रहे हैं मुद्दों से, हम लड़ रहे हैं महंगाई से, हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी से, हम लड़ रहे हैं जो अव्यवस्था फैली हुई है रोजगार की दिशा में, हम उससे लड़ रहे हैं। दीपक जी हम नहीं लड़ रहे हैं। दीपक जी आप तो महंगाई, बेरोजगारी और जो आर्थिक स्थिति है इस देश के, उसके हिसाब से अब चुनाव में मुद्दे लेकर जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के ऊपर जो बीजेपी कह रही है, उनकी क्या मजबूरी है कि उनको माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाने की जरूरत पड़ती है। जब विवेक जी मेरी बात आ जाने दीजिएगा विदाउट इंटरप्शन, जब सदन में जब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी पूर्व विधायक की हैसियत से, क्या मुख्यमंत्री जी श्रद्धांजलि देंगे या नहीं देंगे? आप हमको इस बात का जवाब दे दीजिए कि जब हाउस चलेगा और पूर्व विधायक की हैसियत से जब उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये नेता सदन उस टाइम श्रद्धांजलि देंगे या नहीं देंगे? आप अगर हाँ या ना में मेरी बात श्रद्धांजलि देना और घर जाना दोनों एक नहीं, नॉट इन हाउस। अरे नॉट इन हाउस, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। नहीं दोनों का आप एक बराबर मानते हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं क्यों, अरे भाई क्यों बराबर मानना ना मानना क्या है, हम तो बात श्रद्धांजलि की हो रही है ना। जो मृतक है, और देखिए इंसान अच्छा है बुरा है क्या नहीं, उसके पूरी जीवनी का पूरा सार निकल करके आ जाता है उसके जनाजे में और उसके अंतिम शव यात्रा में। जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरीके से आप लोगों ने भी कवर किया था इंडिया डेली को, मैंने देखा, आज तक मैंने देखा, मेरे सहयोगी भी वहां पर, मेरे सहयोगी एंकर वहां पर मौजूद थे। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या वो अपीजमेंट था? आप जानते थे कि एक बहुत बड़ा वोट इंटैक्ट है मुख्तार अंसारी उनके परिवार के साथ, तो ये एक फायदा हो सकता है। देखिए जब मुख्तार अंसारी साहब जीवित थे तो यही आदरणीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने उनके पार्टी लिया था। लेकिन आज जब परिवार के ऊपर संकट है और उनके बड़े भाई जो है वो समाजवादी पार्टी से विवेक जी प्रत्याशी हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी सुख में किसी के साथ भले ना खड़ी हो लेकिन दुख में सदैव खड़ी रहती हो। मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि जब सदन में दिया जाएगा और अध्यक्ष सदन, अध्यक्ष नेता सदन जो है वो श्रद्धांजलि देंगे या नहीं देंगे, हम अपनी जानकारी ले पूछना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से वो प्रोटोकॉल है, उसका पालन होना चाहिए। बाकी इसको जवाब अब संजय राणा जी आपको दे देंगे। बात ये नहीं संजय राणा साहब क्यों सवाल आपने पूछा विवेक जी? मैं कह रहा हूं प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तो थोड़ा नहीं जा सकता। अगर कोई सदन में विधायक रहा है, उनकी डेथ हुई है, तो उनको मौन श्रद्धांजलि दी जाएगी। रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहित अग्रवाल जी से मैं जवाब लूं, लेकिन सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं दीपक भाई जी, मैं उससे उसका जवाब रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए रोहित अग्रवाल जी, बोल लीजिए पहले। हम बिल्कुल श्रद्धांजलि नहीं देंगे,
पूर्व विधायक हैं, लेकिन अगर वो अपराधी हैं, जेल के अंदर मरे हैं, सजा याफ्ता हैं, हम बिल्कुल श्रद्धांजलि नहीं देंगे। विधानसभा आप प्रोटोकॉल बता रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कर रहे हैं। विवेक जी देखिए, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक चीज पर स्टैंड रहिए विवेक जी। दीपक भाई, अब मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं नहीं, उत्तर प्रदेश तोड़ेंगे, ये विधानसभा का अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। मैं विधानसभा का स्पीकर तो हूं नहीं। विवेक जी, दीपक भाई, मैं विधानसभा का स्पीकर तो नहीं हूं। प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ने की बात कर रहे हैं। विवेक जी, आप इससे पूछिए क्या प्रोटोकॉल तोड़ेंगे? दीपक जी और रोहित जी, आप दोनों से मैं कहना चाहता हूं, मैं यूपी विधानसभा का स्पीकर नहीं हूं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करने का कोई आधिकारिक वो नहीं रखता हूं। ये इस पर आपको विधानसभा के स्पीकर ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित भाई वापस लौट रहा हूं। रोहित भाई, दीपक भाई, आप दोनों के पास विवेक भाई, विवेक भाई देखिए क्या है, आरक्षण के मुद्दे के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। मैंने कहा था 2017 के अंदर इनके वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने यह कहा था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। पढ़ लीजिएगा जाकर के, स्टेटमेंट उनका है। 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए बिहार के, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के एक सांसद ने ये कहा कि हमको जो है 2/3 बहुमत इसलिए 400 सीटें चाहिए कि हम देश का संविधान बदल दें। उसके बाद उन्नाव के सांसद ने भी कहा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जीत करके आते हैं देश के अंदर जो है वो चुनाव नहीं होंगे, और उसका नतीजा हमने गुजरात के अंदर भी देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर इन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया। ये तमाम नजीरे हैं, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी साधी हुई। अब आ जाइए कि आरक्षण बनाने की बात हुई थी। 75% आरक्षण को जिस वक्त नीतीश कुमार साहब इंडिया अलायंस के साथ थे और जातीय जनगणना करवाई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध में खड़े हुए थे। आज पूछ लीजिए नीतीश कुमार के ऊपर, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, भेजिए अपना माइक और जाकर के पूछिए कि उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके साथ गठबंधन कर दिया, जब इसके बावजूद कहा गया था कि चाबी हमने फेंक दी है, कोई गठबंधन नहीं हो, वहां थूक करके चाट लिया। उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार साहब के थे ना ये अल्फाज। फिर आज तक क्यों नहीं बोले? आपने भी 10% आरक्षण बढ़ाया ना साहब, किस आधार पर बढ़ाया? अभी आपने रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। आपके इंडिया अलायंस सैयद जवाद, इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप यह लग रहा है कि SC, SC, OBC का आरक्षण छीनकर आप मुसलमानों को देने की तैयारी कर रहे हैं। पहला एलिगेशन ये। दूसरा ये कि आप ये नहीं बता रहे कि संपत्ति का सर्वे कराकर आप करेंगे क्या आप जानते, आप चाह रहे हैं कि भाई मर्ज पता करना चाह रहे हैं, मर्ज पता चल जाएगा, उसका इलाज क्या होगा। तीसरी बात, मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, हर भारतीय नागरिक के संपत्ति की जानकारी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सबकी जानकारी इस देश में जिस शख्स का पैन कार्ड है उसकी पूरी संपत्ति की जानकारी सरकार के पास और इनकम टैक्स विभाग के पास है आज की तारीख में, करंट डेटा के साथ। तो भाई अब इसमें ये बरगलाने वाली बात नहीं है, ये अपीजमेंट की बात नहीं है, तुष्टीकरण की बात नहीं है, तो फिर क्या है? देखिए, आपने जो एलिगेशन लगाया वो भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशन है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, और वो झूठों की पार्टी है। बड़का झूठा पार्टी तो उन्होंने नीतीश कुमार साहब ने ही इनको खिताब दिया था, जिनके साथ इनका गठबंधन है। उनसे भी पूछिए, मैं तो यही कह रहा हूं ना, वहां पर क्यों खामोशी? और तीसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जहां पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, आरक्षण इस देश की सच्चाई है साहब, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। और जाति आधारित ही आरक्षण, आप उससे मुंह कैसे फेर लें? जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं और जाति बता बता कर पोर्टफोलियो बांटे गए थे, याद होगा आपको कि हमने कितने ओबीसी को जो है मंत्री बनाया, तब आप उसकी समीक्षा नहीं करेंगे? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का था। माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है या पार्टी के सिर्फ एक चंद लोगों के जो है प्रधानमंत्री हैं, चंद जाति के प्रधानमंत्री हैं? ये भी बताना चाहिए ना जाकर के। और इसी वक्तव्य के हिसाब से जब आपने ये वक्तव्य दिया तो सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बता चीज रिपीट करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया इसको लेकर के कि भैया आपका मंगलसूत्र उसके बाद जो है छीना जाएगा, और बहुत से लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो छीन करके, आरक्षण छीन करके जो है वो किसको दिया जाएगा, वो जग जाहिर की बात है, मैं उस बात पे नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भाषा का प्रयोग क्यों कर नहीं? वो तो राहुल जी ने अपने बयान में कहा कि 90% लोगों को उनका हक दिलवाएंगे संपत्ति का सर्वे कराकर। आप इसको समझा दीजिए 2 लाइन में क्या मतलब है इसका, फिर मैं संजय राणा जी से आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूं।
मतलब ये है जो अपने उद्योगपतियों का इन्होंने राइट ऑफ करा है 16 लाख करोड़ रुपए, वो जब सरकार बनेगी तो वो वापस लिया जाएगा। चलो ये भी समझ लीजिए आप। ठीक है संजय राणा जी, आपको आवाज आ रही है? उद्योगपतियों के जो कर्ज माफ हुआ है, विवेक आवाज जी, आ रही है? आपको चेहरा आवाज आ फ्रीज रही है? हो गया आपका, दोबारा आप- कनेक्शन विवेक चेक करवाता हूं। देखिए बहुत उद्योगपतियों के जो पैसे माफ किए गए हैं, राइट ऑफ किए गए हैं, वो वापस लेने का प्रावधान किया जाएगा, ये कह रहे हैं ये मैं इसका आंसर मैं बाद में दूंगा, पहले 3 प्रश्न का आंसर देता हूं जो बरगलाने वाले हैं। हमारे दीपक रंजन जी ने बोला बहुत भीड़ समर्थन था इसलिए हम लोग गए थे। भैया बुरहान वानी जो था ना, वानी वो आतंकवादी था, उसके जनाजे में बहुत भीड़ गई थी। तो आतंकवादी को अपना देशभक्त बता देंगे, उसके जनाजे में क्यों नहीं अखिलेश यादव और आप चले गए समाजवादी पार्टी। नंबर 2, इन्होंने चर्चा की रिजर्वेशन कास्ट सेंसेक्स हुआ है बिहार में। अरे मान्यवर थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, कास्ट सेंसेक्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वो सर्वे हुआ था, कास्ट सेंसेक्स नहीं हुआ था। तीसरी चीज अभी बता रहे थे कि मोहन भागवत ने बोला है कि रिजर्वेशन हटा देंगे 2017 में फलाने। अरे भीमराव अंबेडकर साहब ने बोल के गए थे एवरी 10 इयर्स के बाद में इसको रिव्यू किया जाए, लेकिन आज तक रिव्यू नहीं हुआ। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे जो प्रेम कुमार जी ने बोला था कि ऐसा है कि आपको पता होगा 2006 में रंगनाथन एक जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी और कांग्रेस के दबाव में बनाई थी, और रिपोर्ट में क्या बोला गया था 15% सरकारी नौकरी में आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए, 6% आरक्षण जो होगा ओबीसी से निकाल के दिया है। नंबर 1। नंबर 2 में बताता हूं, जब आंध्र प्रदेश संयुक्त आंध्र प्रदेश होता था, 4 बार कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण काट करके कोशिश किया कि उसको मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पंज कर दिया। 4 साल पुरानी बात है, जाके पढ़ लीजिए। अब आते कर्नाटका वाली, बार बार ये बोल रहे हैं कि उनकी जाति उसमें, भाई मुसलमानों को नहीं मिल सकती, सिखों को नहीं मिल सकती, धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में किस जगह लिखा हुआ है प्रेम कुमार जी यहां पे बता दे कि मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। नंबर 3, ये बताइए 400 करोड़ रुपए अभी मठ और मंदिरों से कर्नाटका गवर्नमेंट ने लिया है और इनके उत्थान के लिए दिया है 300 करोड़ रुपया। क्या इनके रीजनल पढ़ाई के लिए है? इनके मत देवगौड़ा ने किया था, 1996 में नहीं किया था, और देवगौड़ा ने जी ने किया था, उसको आप किस तरह लागू कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह लागू किया है, इसमें अंतर है। संजय जी, आपने कहा कि 4 साल पुराना मामला, तो प्रेम कुमार जी पूछेंगे ये मैं संयुक्त आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं। ठीक है, सुनिए तो प्रेम कुमार जी पूछ रहे हैं कि भाई ये मुद्दा अब क्यों, आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा का मामला, फिर आप कह रहे हैं फिर वो कहेंगे अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद क्यों। ये बताइए, ये इलेक्शन से पहले भी इन मुद्दों की बात की जा सकती थी। फिर आप कहेंगे कि सुनिए तो मेरी बात, फिर आप कहेंगे कि 4% कर्नाटक में मुस्लिमों का आरक्षण वाला मुद्दा, फिर वो कहेंगे कि भाई अब क्यों। ये टाइमिंग क्या आवश्यकता है? ये बताइए कि आपका जो मैनिफेस्टो है, आप ये बताइए राहुल गांधी की जो वक्तव्य है कि हम सेंसस कराएंगे, सबकी जनगणना कराएंगे, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये तो लेफ्टिस्ट की मानसिकता होती है। आप यूएसएसआर को देख लीजिए, चाइना, सारे लोगों ने छोड़ दिया है। जहां भी लेफ्टिस्ट थे वहां पे उद्योग धंधे खत्म हो चुके हैं। पहले मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था वेस्ट बंगाल को, कलकत्ता में लोग नौकरी ढूंढने जाते थे। आज कलकत्ता की हालत कहां हो गई? जहां भी लाल झंडा होता है वहां से उद्योग उड़ जाता है। ये बताइए उद्योगपतियों को पैसा और सर इंडिया अलायंस को लाल झंडा बता रहे हैं। लाल झंडा एक चीज और मैं बता देता हूं। अभी सैयद जब्बार साहब ने क्या बोला कि राइट ऑफ कर दिया। अरे मान्यवर, अदानी और अंबानी का नाम दिखा दो सर राइट ऑफ में एक भी, तो अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। कम से कम जब बोला करो राइट ऑफ, तो कम से कम पढ़ भी लिया करो कि कितने लोगों का राइट ऑफ है। आप आंकड़े यही नहीं दे पाते हो, 15 लाख करोड़ है कि 12 लाख करोड़ है कि 7 लाख करोड़ है। प्रेम कुमार जी, देखिए विवेक जी, जो संजय राणा जी बोल रहे हैं कि हमें बता दीजिए संविधान में कहाँ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो सकता है। यही बात तो मैंने पहले भी कहा आपसे बातचीत में कि जाति और धर्म के आधार पर हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। फिर ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? जाति पे है, नरेंद्र मोदी जाति पे है और जाति पे है। अरे आप चुप रहिए, जाति पे है, मत बोलिए। मुसलमानों के अंदर जाति पे नहीं है। आप मुझे नहीं, चुप क्यों रह जाऊंगा? मत बोलिए, गलत बरगला रहे हैं आप यहाँ बैठ के। आप गलत बातें करेंगे तो आपको टोका लगातार किया जाएगा। बोल रहे थे तो कोई बात, मैं अब चुप हो जाता हूँ। ऐसी बकवास करने के लिए बोलिए, प्रयास नहीं है, सत्यता को उजागर करना हमारा काम है। ठीक है, उनको बोलने नहीं दीजिए, उनका जवाब पूरा जाए, फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। प्रेम कुमार जी बोलिए। तो मैंने कहा इस देश में जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। जाति समूह
जो है चिन्हित किया गया है कौन पिछड़ा है, उसको एससी कहा गया, एसटी कहा गया, ओबीसी कहा गया। किसी जाति को आरक्षण नहीं दिया जाता है, वो समूह को दिया जाता है जो उस समूह में चिन्हित होते हैं। धर्म के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं दे सकता इस संविधान के हिसाब से। लेकिन प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया। यही तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक का भी जो उदाहरण है उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। चैलेंज कैसे आ गया, चैलेंज बताइए ना। एक सेकंड, वो जाति समूह की बात करें, एक सेकंड मैं क्लेरिफाई कर देता हूं इसको। प्रेम कुमार जी, सवाल यही पूछा जा रहा है कि जाति समूहों में एससी, एसटी, ओबीसी के जाति समूहों की संख्या कम है और लगभग 100 की संख्या में जाति समूह की संख्या सिर्फ मुसलमानों की कैसे हो सकती है? ये रेशियो, इस रेशियो पर सवाल है प्रेम कुमार जी। ये डिटेल शायद आपके पास भी होगी। प्रेम कुमार जी जवाब वाले दीजिए, फिर मैं पूछता हूं आपसे। संजय जी एक सेकंड। प्रेम कुमार जी, मुसलमान को आरक्षण मतलब पूरे मुसलमान को आरक्षण देना होता है। हिंदू को आरक्षण देने का मतलब पूरे हिंदुओं को होता है। आरक्षण का मतलब ये होता है अगर चुनिंदा जातियां चाहे कोई भी समूह से हैं तो उन्हीं जातियों को आरक्षण मिलेगा, पूरे धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये भड़काने और ये गलत समझाने की बात न करिए कि जहां अगर 2% या 4 जो भी बनाया गया था और उसमें कई जातियां थी। संविधान के रचयिता लोग संजय राणा क्या कह रहे हैं? ठीक है प्रेम कुमार, संजय राणा क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि संविधान के रचयिता जो संविधान लिख रहे थे, डिबेट से हट रहे हैं। नहीं मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी रुक जाइए यार। सत्ता उजागर करते तो भागने लगते हैं डिबेट छोड़ के। प्रेम कुमार जी रुक जाइए यार। सत्ता इनके छुपाए नहीं छुपेगी ना, भागेंगे ये छोड़ के। प्रेम कुमार जी चले गए, वैसे भी वक्त कम है, 52 हो गया। आप अपना जवाब पूरा देखिए, ऐसा है कि जो संविधान के रचयिता संविधान का वर्णन कर रहे थे, जब लिखा जा रहा था तो संविधान में मुसलमानों को सबको पूछा गया, आप में जाति इन्होंने मना किया था। अरे जाके पढ़ लो भैया, सब लिखा हुआ किताब आर्काइव में रखा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद किया गया। और आप मुसलमानों की जाति नहीं हो सकती, आप जैसे मुसलमान होते उसमें कोई जाति नहीं होती, आपको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। आप क्रिश्चियन में कोई जाति नहीं होती, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। एज सुन एज आप जो ठीक है, ये बहस, ये डिबेट ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब चुनाव का सेकंड फेज कंप्लीट होगा तो इसके बाद इस तरह के बयान और आ सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास सीमित था। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस डिबेट को देखने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि पहले फेज के बाद बयानों की धार और तेज हुई है, दूसरे फेज के बाद और धारदार बयान सुनने को मिल सकते हैं, जिसमें वार पलटवार भी होगा, पक्ष विपक्ष भी आमने सामने रहेगा। लेकिन मुद्दे अगर जनहित के हों, देश के लोगों से जुड़े हों, तो चुनाव में मजा और ज्यादा आता है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए 24 का चैंपियन मेरे वरिष्ठ